हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू नवांकुर डिजी लेसन्स क्लास। मैं हूं सीमा साद और आज आप मेरे साथ हल करेंगे क्लास 7 की सोशल साइंस के क्वेश्चन आंसर, जो कि चैप्टर 10 के हैं, जिसका नाम है वायु दाब और पवन। तो इस अध्याय के आज हम अभ्यास प्रश्नों को यानी कि क्वेश्चन आंसर को हल करेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले सही विकल्प से। सही विकल्प का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो इस प्रकार है, वायु दाब को मापने वाली इकाई कहलाती है। मीन्स यह बताना है इस क्वेश्चन में कि वायु दाब को कौन सी इकाई से मापा जाता है। इसके ऑप्शंस हैं, आ है मिलीमीटर, वा है मिलीबार, सा है मिलीग्राम, दा है सेंटीमीटर। तो इसका जो सही आंसर है वह है बा है मिलीबार। तो वायु दाब को मापने वाली जो इकाई है वह है मिलीबार। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, उत्तरी भारत में गर्मियों में चलने वाली गर्म पवन कहलाती है। इसके ऑप्शंस हैं, जल समीर, वा है लू, सा है थल समीर, दा है व्यापारिक पवन। इसका सही आंसर ऑप्शन बा है, जो कि लू है, यानी कि इसका जो आंसर है वह है लू। नेक्स्ट है, स्थानीय पवन का एक उदाहरण, यानी इस क्वेश्चन में हमें यह बताना है कि यह स्थानीय पवन का एक उदाहरण है। इसके ऑप्शंस हैं, आ थल समीर, बा पछुआ हवा, सा है ध्रुवीय पवन, दा मानसून। इसका जो सही आंसर है वह है आ थल समीर। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है खालिस्तान यानी कि रिक्त स्थानों की पूर्ति का। तो हमारा खालिस्तान का जो पहला क्वेश्चन है वो इस प्रकार है, वायु दाब को खालिस्तान यंत्र द्वारा ज्ञात किया जाता है, यानी कि वायु दाब को किस यंत्र के द्वारा ज्ञात किया जाता है। तो इसमें जो शब्द आएगा वह है वायु दाब मापी, यानी कि वायु दाब मापी से वायु दाब को ज्ञात किया जाता है। सेकंड खालिस्तान है, सागरीय सतह पर वायु का दाब खालिस्तान होता है। इसमें आएगा अधिक। तो दूसरा जो खालिस्तान में शब्द आएगा वह है अधिक। सागरीय सतह पर वायु का दाब सबसे अधिक होता है। थर्ड खालिस्तान है, जल समीर से। जल समीर से फिर उसके बाद है खालिस्तान की ओर चलती हैं। तो इसमें जो पहला खालिस्तान में शब्द आएगा वह है जल, जल समीर जल से, और उसका जो दूसरा शब्द है वह आएगा स्थल, स्थल की ओर चलती हैं। तो इसके पहले खालिस्तान में जल और दूसरे में आएगा स्थल। इसके बाद में चौथा और हमारा आखिरी खालिस्तान है, किसी स्थान विशेष पर चलने वाली पवनों को खालिस्तान कहा जाता है। तो इसमें जो शब्द आएगा वह आएगा स्थानीय। किसी स्थान विशेष पर चलने वाली पवनों को स्थानीय पवनें कहा जाता है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन है। तो इसका जो पहला है क्वेश्चन वह इस प्रकार है, वायु दाब मापी यंत्र का क्या उपयोग है। यानी कि यह बताना है इस क्वेश्चन में कि वायु दाब मापी यंत्र का क्या उपयोग है, किस काम में आता है। इसका आंसर है, वायु दाब मापी यंत्र द्वारा वायु दाब ज्ञात किया जाता है। यानी कि वायु दाब मापी जो यंत्र है उससे वायु का दाब को मापा जाता है। इसको हम वायु दाब मापी यंत्र को हम बैरोमीटर भी कहते हैं। बैरोमीटर और वायु दाब मापी दोनों एक ही यंत्र के नाम हैं। तो इसका जो आंसर है वो क्या हो गया कि वायु दाब मापी यंत्र से वायु का दाब मापा जाता है। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है, वायु दाब को प्रभावित करने वाले दो कारकों के नाम बताइए। तो वायु को प्रभावित करने वाले दो कारकों के नाम बताना है, यानी कि वायु दाब कौन कौन से कारकों से प्रभावित होता है। इसका जो आंसर है वो इस प्रकार है, वायु दाब को प्रभावित करने वाले दो कारक हैं। नंबर 1 है समुद्र सतह से ऊंचाई, तथा नंबर दूसरा है या नंबर 2 है तापमान। तो वायु दाब को ये दो तत्व प्रभावित करते हैं, समुद्र सतह से ऊंचाई और दूसरा है तापमान। तो ये यहाँ पर मैंने आपको वायु दाब मापी जो यंत्र होता है, जिसे हम वायु दाब मापी यंत्र कहते हैं और बैरोमीटर कहते हैं, इसकी पिक दिखाने की कोशिश की है कि यह इस प्रकार दिखता है। यानी कि अगर आपने नहीं देखा हो, वैसे चित्र दिया है बुक में, फिर भी मैंने आपको यहाँ पर यह चित्र दिखाने की कोशिश की है कि जो वायु दाब मापी यंत्र है वह इस प्रकार दिखता है। इसके बाद अगला जो हमारा क्वेश्चन है वह इस प्रकार है, स्थायी पवनों के प्रकार लिखिए। यहाँ पर क्या बताना है नेक्स्ट क्वेश्चन में, स्थायी पवनों के प्रकार। स्थायी पवनें
जिस दिशा में हवाएं प्रायः वर्ष भर चला करती हैं उन्हें स्थायी अथवा प्रचलित पवनें कहा जाता है। यानी कि जहाँ पर हवाएं एक ही दिशा में साल भर चलती हैं उन्हें हम स्थायी पवन या प्रचलित पवनें कहते हैं। स्थायी पवनें 3 प्रकार की हैं, यानी स्थायी पवनों के जो प्रकार हैं वह कितने हैं? 3 प्रकार की होती हैं। स्थायी पवनों के नाम इस प्रकार हैं। जो पहला है, नंबर 1 है व्यापारिक पवनें, नंबर 2 है पछुआ पवनें और नंबर 3 ध्रुवीय पवनें। तो ये तीनों पवनें जो हैं वह स्थायी पवनें हैं जो कि एक ही दिशा में वर्ष भर चला करती हैं, इसलिए इन्हें स्थायी कहा जाता है। स्थायी मीन्स एक ही दिशा में साल भर चलना, इसलिए उन्हें स्थायी पवनें कहा जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, मानसून पवनों से क्या आशय है? यानी मानसून पवनें क्या होती हैं यह बताना है इस क्वेश्चन में। तो इसका आंसर है मानसून पवनें सामयिक पवनें हैं। कौन सी पवनें हैं? सामयिक पवनें हैं। किसी विशेष मौसम में चलने वाली हवाओं को मानसूनी पवनें कहते हैं। ग्रीष्म एवं शीत ऋतु के तापमान में अधिक अंतर होने के कारण ये पवनें 6 माह बाद दिशा परिवर्तन करती रहती हैं और यह 2 प्रकार की होती हैं। तो जो मानसूनी पवनें हैं वह 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? नंबर 1 है ग्रीष्मकालीन मानसूनी पवनें और नंबर 2 है शीतकालीन मानसूनी पवनें। तो मानसूनी पवनें 2 प्रकार की होती हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेरल का नियम क्या है? इस क्वेश्चन में बताना है कि फेरल जो एक साइंटिस्ट थे उन्होंने कौन सा नियम बनाया था। इसका आंसर है फेरल के अनुसार पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण हवाएं एवं सागरी जलधाराएं उत्तरी गोलार्ध में अपनी दाहिनी तथा दक्षिणी गोलार्ध में अपनी बाईं ओर मुड़ जाती। यानी कि जो साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे फेरल, उन्होंने यह नियम बनाया था कि पृथ्वी की जो घूर्णन गति होती है उसके कारण हवाएं और सागर की जलधाराएं, यानी कि जो हवाएं चलती हैं वह और सागरीय जलधाराएं उत्तरी गोलार्ध में ये अपनी दाहिनी ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती है। यानी कि जो सागर की हवाएं होती हैं, सागरीय जलधाराएं और हवाएं होती हैं वह दोनों फेरल के नियम के अनुसार चलती हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन आंसर है। तो दीर्घ का जो पहला क्वेश्चन है वो इस प्रकार है, पवन किसे कहते हैं? वायु और पवन में अंतर स्पष्ट कीजिए। यानी कि पहले तो ये बताना है कि पवन किसे कहते हैं, फिर वायु और पवन में अंतर क्या है, यानी कि दोनों में फर्क क्या है। जब वायु धरातल पर क्षैतिज दिशा में चलती है तो वह पवन कहलाती है। मानसूनी हवाएं और पछुआ हवाएं पवन के उदाहरण हैं। तो यहाँ पर मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहती हूँ स्टूडेंट्स कि वायु यानी कि जो हवा होती है, यह हवा जब क्षैतिज दिशा में चलती है यानी कि तिरछी चलती है तो वह पवन कहलाती है। मानसूनी हवाएं और पछुआ हवाएं ये दोनों हवाएं पवन के उदाहरण हैं। और वायु और पवन में अंतर इस प्रकार है, जब वायु स्थिर हो या धरातल से आकाश की ओर या आकाश से धरातल की ओर लंबवत चलती हो तो वह वायु कहलाती है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगी ये जो अंतर होता है पवन और वायु में, वह हवा की चलने के डायरेक्शन का होता है कि हवाएं किस डायरेक्शन में और कैसी चल रही हैं। तो हवा जब तिरछी चलती है यानी कि क्षैतिज चलती है तो उसे हम पवन कहते हैं। मानसूनी हवाएं और पछुआ हवाएं पवन के उदाहरण हैं। और इसके अलावा हवा जब सीधी चलती है यानी कि ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर, जिसे हम कहते हैं कि लंबवत चलना, तो हवा जब लंबवत चलती है, जिसे हम अपने शब्दों में सीधी चलना भी कह सकते हैं कि ऊपर से नीचे आती है और नीचे से ऊपर जाती है सीधी, एक ही मतलब ऊपर जाती है सीधी, तो उसे हम वायु कहते हैं। तो यही अंतर है हवा के तिरछे चलने का और सीधे चलने का। सीधे चलने को हम वायु कहते हैं और तिरछे चलने को हम पवन कहते हैं। अब हमारा इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है, वायुदाब किसे कहते हैं? वायुदाब की पेटियों का नामांकित चित्र बनाइए। यानी पहले तो हमें यह बताना है कि वायुदाब किसे कहते हैं और उसके बाद इस क्वेश्चन में वायुदाब की पेटियों का चित्र भी बनाना है। पृथ्वी की सतह पर वायुमंडल अपने भार के कारण जो दबाव डालता है उसे हम वायुदाब
कहते हैं, यानी कि पृथ्वी की सतह पर वायुमंडल अपने भार के कारण उसका जो भार होता है और उस भार के कारण जो दबाव बह डालता है उसे ही हम वायु का दाब कहते हैं। क्या कहते हैं? वायु का दाब कहते हैं। यह वायु दाब की पेटी का चित्र है जो कि क्वेश्चन में पूछा था। तो इसे आपको स्टूडेंट्स कॉपी में भी बनाना है। इस चित्र को 2 क्वेश्चन में पूछा गया है, एक तो मैंने जो अभी पढ़ा है, इसी क्वेश्चन में आपको चित्र बनाना है और वायु दाब किसे कहते हैं यह बताना है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है उसमें भी आपसे यही पूछा है कि वायु दाब की पेटियों को सचित्र समझाइए। तो इसमें वायु दाब की पेटियों के बारे में बताना है और इस चित्र को भी बनाना है। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि किसी एक क्वेश्चन में इस चित्र को बनाना है या बना लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वायु दाब की पेटियों का सचित्र वर्णन कीजिए, यानी कि वायु दाब की पेटियों को भी लिखना है और चित्र भी बनाना है। आंसर है पृथ्वी पर वायु दाब का वितरण समान नहीं है। क्या है? पृथ्वी पर वायु का जो दाब का जो वितरण है वह एक समान नहीं है। पृथ्वी पर वायु दाब 2 प्रकार से व्यक्त होता है, यानी कि 2 प्रकार से व्यक्त होता है। पहला है उच्च वायु दाब, दूसरा है निम्न वायु दाब। गर्म वायु में जब दाब कम तथा ठंडी वायु में दाब अधिक होता है, यानी कि गर्म वायु यानी गर्म हवा में वायु का दाब कम तथा ठंडी हवा में वायु का दाब अधिक होता है। धरातल पर वायु दाब की 4 पेटियां हैं, यानी कितनी पेटियां हैं धरती पर? वायु दाब की 4 पेटियां हैं। नंबर 1 है भूमध्य रेखीय निम्न वायु दाब की पेटी, जो कि 0 डिग्री से 10 डिग्री अक्षांश तक उत्तरी व दक्षिणी गोलार्धों में है। सेकंड है उपोष्ण उच्च वायु दाब पेटियां 30 डिग्री से 350 डिग्री अक्षांशों के मध्य दोनों गोलार्धों में है। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा क्लियर करना चाहूँगी कि यहाँ जो आपको 30 डिग्री से सेकंड जो पॉइंट है उसमें लिखा है 30 डिग्री से 350, तो यह 350 नहीं बल्कि 35 डिग्री है। ये मिसप्रिंट है, इसलिए ये आप इसको क्लियर कर लें। 35 डिग्री आप बुक में भी देख सकते हैं, 35 डिग्री है। तो अक्षांशों के मध्य दोनों गोलार्धों में है। इसका जो थर्ड पॉइंट है उपध्रुवीय निम्न वायु दाब पेटियां, जो कि 60 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांशों के मध्य दोनों गोलार्धों में है। इसके बाद जो फोर्थ पॉइंट है ध्रुवीय उच्च वायु दाब की पेटियां 85 डिग्री से 90 डिग्री अक्षांशों के मध्य दोनों गोलार्धों में है। यहाँ पर स्टूडेंट्स डिग्री का चिन्ह लगाने में शायद दिक्कत थी, इसलिए ये आपको बड़ी 0 दिख रही है। 0 नहीं है, डिग्री का चिन्ह है, इसलिए आप डिग्री का चिन्ह लगाएं जो कि दूसरे और पहले पॉइंट में लगा हुआ है। छोटी सी 0 जो कि ऊपर लगाई जाती है, तो आपको यह लगानी है। इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है या नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इस प्रकार है, चक्रवात और प्रतिचक्रवात क्या है? सचित्र समझाइए। यानी कि इस क्वेश्चन में आपको चक्रवात और प्रतिचक्रवात के बारे में बताना है और उसका चित्र भी बनाना है, यानी मीन्स दोनों के बारे में लिखना है और दोनों का चित्र भी बनाना है। तो इसका आंसर है चक्रवात। तो हम पहले चक्रवात को समझते हैं। जब कोई क्षेत्र कम वायु दाब का केंद्र बन जाता है तो उसके चारों ओर अधिक दबाव वाले या अधिक वायु दाब वाले क्षेत्रों से हवाएं केंद्र की ओर चलने लगती हैं, जिसे हम चक्रवात कहते हैं। मीन्स जब कोई क्षेत्र कम वायु दाब का केंद्र बन जाता है, जहाँ वायु का दाब कम होता है, तो उसके चारों ओर अधिक दबाव वाले क्षेत्रों से हवाएं केंद्र की ओर चलने लगती हैं, जिसे हम चक्रवात कहते हैं। और चक्रवात ये समुद्री किनारे जो हवाएं चलती हैं वहाँ पर इस तरह की मतलब कि हवाएं चलती हैं, चक्रवाती हवाएं। इसके बाद हमने यहाँ पर चक्रवात का चित्र आपको बताया है, ये आपको कॉपी में भी बनाना है स्टूडेंट। तो चक्रवात का ये चित्र है जो कि आपकी बुक में भी दिया है, इसे आपको कॉपी में बनाना है। इसके बाद इसी का जो दूसरा पूछा है वह प्रति चक्रवात के बारे में पूछा है। तो प्रति चक्रवात क्या होता है? चक्रवात के विपरीत इसमें केंद्र में अधिक वायु का दाब उत्पन्न हो जाता है। क्या हो जाता है प्रति चक्रवात में? ये चक्रवात के विपरीत होता है और इसमें केंद्र में अधिक वायु दाब उत्पन्न हो जाता है
तथा चारों ओर के बाहरी क्षेत्रों से कम दाब वाले क्षेत्रों से हवाएं केंद्र की ओर चलने लगती हैं होने से हवाएं केंद्र से बाहर की ओर चलती हैं, जिसे हम प्रतिचक्रवात कहते हैं। अब इसके बाद यह प्रतिचक्रवात का चित्र है जो कि आपको कॉपी में बनाना है। इस क्वेश्चन में चक्रवात और प्रतिचक्रवात दोनों के बारे में लिखना था और दोनों का चित्र भी बनाना था, क्योंकि क्वेश्चन में सचित्र वर्णन लिखा है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है जल समीर एवं थल समीर का वर्णन कीजिए। समीर मीन्स हवा होता है और यह स्थानीय हवाओं के प्रकार हैं। तो जल समीर और थल समीर के बारे में यहाँ पर बताना है। हमारा आंसर है जल समीर। दिन के समय स्थल भाग जल की अपेक्षा शीघ्र गर्म हो जाता है। क्या हो जाता है? स्थल भाग गर्म हो जाता है जल की अपेक्षा शीघ्र, जिससे वहाँ पर निम्न वायुदाब और सागरीय भाग पर उच्च वायुदाब निर्मित हो जाता है। अतः जल से स्थल की ओर पवनें चलने लगती हैं, इन्हें जल समीर कहते हैं। मीन्स स्थल भाग दिन में अधिक गर्म हो जाता है और वहाँ पर कम वायुदाब उत्पन्न होता है, तो इसलिए सागर से जब हवाएं स्थल की ओर चलती हैं तो उन्हें हम जल समीर कहते हैं। क्या कहते हैं? यानी कि जल से स्थल की ओर चलने वाली हवाओं को हम जल समीर कहते हैं। इसमें जल समीर का भी चित्र बनाना है। तो इसके बाद जल समीर का यह चित्र है जो कि आपको कॉपी में बनाना है और आपकी बुक में दिया है। इसके बाद नेक्स्ट है थल समीर। थल समीर जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, थल यानी कि जमीन। थल की अपेक्षा जल देर से गर्म होता है और देर से ही वह ठंडा होता है। यानी कि स्थल भाग जल्दी गर्म हो जाता है और जल्दी ठंडा हो जाता है, लेकिन जल को गर्म और ठंडा होने में दोनों में समय लगता है। अतः रात्रि में स्थल भाग ठंडा और जल भाग गर्म मतलब गर्म रहता है। थल भाग पर उच्च वायुदाब तथा सागरी भाग पर निम्न वायुदाब के कारण पवनें थल भाग से जल भाग की ओर चलती हैं, जिन्हें थल समीर कहते हैं। मीन्स थल समीर में क्या होता है? थल समीर में रात में थल भाग जो है वो ठंडा रहता है और जल भाग गर्म हो जाता है, तो इससे थल से स्थल की ओर हवाएं चलने लगती हैं, जिन्हें हम कहते हैं थल समीर। थल समीर का भी आपको चित्र बनाना है जो कि मैंने आपको यहाँ पर दिखाया है। तो यह चित्र भी आपको बनाना है। चक्रवात और प्रतिचक्रवात में दोनों के बारे में लिखना है, दोनों का चित्र बनाना है, और थल समीर जल समीर में भी दोनों के बारे में लिखना है, दोनों के चित्र बनाना है। आपको समझ में आ गए होंगे मैंने जो आपको बताया है कि किस तरह से क्वेश्चन लिखना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।